10 बड़े नेता जो बीजेपी ज्वाइन करके पछताए, इनकी कहानियां किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। नंबर 10 उदित राज। साल 2014 पूरे देश में एक लहर थी और उस लहर में सवार होकर दिल्ली की राजनीति में एक नेता उतरे, उदित राज। उदित राज कोई साधारण नेता नहीं थे। दलित अधिकारों के लिए दशकों से लड़ते आए थे। बौद्ध धर्म अपनाया था। अपनी पूरी जिंदगी दलित समाज को न्याय दिलाने में लगाई थी। लेकिन 2014 में उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उनके तमाम समर्थकों को हैरान कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़े, जीते और 5 साल तक सांसद रहे। यह सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2019 आया और भाजपा ने उन्हें टिकट देने से साफ मना कर दिया। अब यहाँ असली किस्सा शुरू होता है। टिकट कटते ही उदित राज ने ऐसा किया जो बहुत कम नेता करते हैं। उन्होंने खुलकर अपनी ही पार्टी पर हमला बोल दिया। बयान पर बयान आने लगे। उन्होंने सीधे कहा, भाजपा दलितों की पार्टी कभी थी ही नहीं। यह पार्टी दलितों को सिर्फ वोट की मशीन समझती है। जो नेता भाजपा की मदद से संसद पहुंचा था, वही नेता उसका सबसे तेज आलोचक बन गया और फिर वो सीधे कांग्रेस में चले गए। यही राजनीति का खेल है, आज का मंच कल का मैदान। लेकिन उदित राज की कहानी तो बस शुरुआत है। नंबर 9 पर जो नेता है, उन्होंने तो सांसद रहते हुए ही अपनी पार्टी के खिलाफ संसद में ऐसा बयान दिया कि सत्ता पक्ष के चेहरे उतर गए। नंबर 9 सावित्री बाई फुले। नाम सुनते ही एक इज्जत आती है। सावित्री बाई फुले, वही नाम जो भारत की पहली महिला शिक्षिका का था। उत्तर प्रदेश में बहराइच से भाजपा की सांसद 2014 में मोदी लहर में जीती। पार्टी को उम्मीद थी कि दलित और पिछड़े वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए टिकट मिला। लेकिन सावित्री बाई फुले किसी की बनाई लकीर पर चलने वाली नेता नहीं थी। संसद के भीतर और बाहर वो बार बार अपनी ही सरकार से सवाल पूछने लगी। दलितों पर अत्याचार के मामले, पिछड़े वर्ग की अनदेखी, ये विषय वो उठाती रहीं और यह सब हो रहा था जब उनकी अपनी पार्टी की सरकार थी। अब यहाँ वो मोड़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से कह दिया कि बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को जो पार्टी पूरा कर सकती है वो यह नहीं है। 2019 आया, टिकट नहीं मिला और सावित्री बाई फुले ने बिना देर किए, बिना किसी लंबे नाटक के कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनकी यह बात सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी नेता पार्टी बदलता नहीं, पार्टी खुद उसे बदल देती है। लेकिन रुकिए, नंबर 8 पर जो नेता है, उनकी कहानी तो एक पूरी फिल्म है। पाला बदला, हारे और फिर उसी दरवाजे पर लौट आए जिसे खुद बंद किया था। नंबर 8 राजीव बनर्जी। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का किला और उस किले में एक ऐसा नेता जो ममता की सरकार में मंत्री थे। राजीव बनर्जी डोमजोड़ से विधायक, तृणमूल में अच्छा रुतबा, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की राजनीति में एक भूचाल आया। भाजपा ने तय किया कि बंगाल फतह करना है। बड़ी बड़ी रैलियां, हर तरफ लग रहा था कि इस बार ममता हारेंगी और राजीव बनर्जी ने वो काम किया जो जहाज डूबने से पहले चूहे भागते हैं। इस कहावत को सच कहता है। जनवरी 2021 में उन्होंने तृणमूल छोड़ी और सीधे भाजपा में शामिल हो गए। कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहा, यह पार्टी बंगाल का भविष्य है। अब यहाँ वो मोड़ आता है जो इस पूरी कहानी को मजेदार बनाता है। बंगाल ने सबको चौंका दिया। ममता ने भाजपा को करारी हार दी और राजीव बनर्जी वो अपनी खुद की सीट डोमजोड़ से हार गए। जो बड़े इरादे लेकर गए थे वो खाली हाथ लौटे। और फिर जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है, वो चुपचाप उसी तृणमूल के दरवाजे पर पहुंच गए जिसे उन्होंने लात मारकर बंद किया था और ममता ने उन्हें वापस ले लिया। जिस दरवाजे को तोड़ कर गए उसी को ठोक कर वापस आए। लेकिन नंबर 7 की कहानी इससे भी तेज है। वो नेता जिसे इलाके में दादा कहते थे, यानी सबसे बड़ा, इन्होंने भी यही किया और इनकी वापसी की कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नंबर 7 अर्जुन सिंह, बैरकपुर, उत्तर 24 परगना का वो इलाका जहां राजनीति और ताकत का खेल बहुत गहरा है। और उस इलाके के सबसे दबदबे वाले नेता अर्जुन सिंह, लोग इन्हें दादा कहकर बुलाते थे, यानी वो नेता जिसकी एक आवाज पर हजारों इकट्ठा हो जाएं। तृणमूल में इनका खासा रसूख था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने तृणमूल छोड़ी और भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा को ऐसे ही दादाओं की जरूरत थी जिनका इलाके में दबदबा हो, वोट खींचे। अर्जुन सिंह बैरकपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत गए, भाजपा का सांसद बन गए। और यहाँ एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, अर्जुन सिंह के बैरकपुर में आने के बाद उस इलाके में राजनीतिक हिंसा बहुत बढ़ गई। तृणमूल और भाजपा के बीच लगातार टकराव होता रहा। 2021 के बंगाल चुनाव हुए, भाजपा हारी और अर्जुन सिंह ने फिर वही किया। 2022 में वापस तृणमूल में आ गए। एक सांसद जो भाजपा के टिकट पर जीता था, वो वापस उसी पार्टी में चला गया जिसके खिलाफ लड़ा था।
जनता ने देखा, समझा और याद रखा। लेकिन दोस्तों नंबर 6 की कहानी इन सबसे अलग है। वो नेता जो 40 साल तक एक पार्टी का खंभा रहा, मुख्यमंत्री रहा और फिर उसी पार्टी ने उसे ऐसे हटाया जैसे पुराना सामान। नंबर 6 जगदीश शेट्टर। 40 साल एक ही पार्टी में लड़े, जेल गए, आंदोलन किए, कार्यकर्ता से नेता बने, नेता से मुख्यमंत्री बने। जगदीश शेट्टर कर्नाटक की भाजपा की रीढ़। लिंगायत समाज में इनकी बड़ी इज्जत थी। यह समाज कर्नाटक की राजनीति में बहुत अहम है। लेकिन 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जो किया वो शेट्टर साहब ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। पार्टी ने उन्हें अपनी खुद की सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट देने से साफ मना कर दिया। 40 साल की सेवा का यह इनाम था। कैमरे के सामने आए तो उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर यहाँ वो मोड़ आता है जिसने पूरे कर्नाटक को हिला दिया। वो कांग्रेस में चले गए। एक पक्ष के भाजपाई का कांग्रेस में जाना लिंगायत समाज में इसे बड़े संकेत की तरह देखा गया। कांग्रेस ने उन्हें उसी सीट से टिकट दिया, लेकिन जनता ने उन्हें नहीं चुना। वो हार गए। न भाजपा ने चाहा, न कांग्रेस जिता पाए। 40 साल की वफादारी एक पल में मिट्टी में मिल गई और अंत में वो वापस भाजपा में ही लौट आए। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, यह उस राजनीतिक व्यवस्था की कहानी है जहां वफादारी की कोई कीमत नहीं। नंबर 5 नारायण राणे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसका कोंकण के इलाके में कभी एक छत्र राज चलता था। हम बात कर रहे हैं नारायण राणे की। एक समय था जब सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में परिंदा भी उनकी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता था। वे मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनका रसूख ऐसा था कि बड़े बड़े अधिकारी उनके सामने फाइलें लेकर खड़े रहते थे। शिवसेना छोड़ने के बाद वे कांग्रेस में गए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। अंत में भी बड़े लाभ लश्कर के साथ भाजपा में शामिल हुए। उन्हें लगा था कि यहाँ आते ही उन्हें वही पुराना वाला सम्मान और सत्ता की चाबी मिल जाएगी। यहाँ कहानी में मोड़ तब आया जब उन्हें एहसास हुआ कि भाजपा की कार्यशैली उनकी पुरानी शैली से बिल्कुल अलग है। यहाँ आदेश ऊपर से आते हैं और संगठन सबसे बड़ा होता है। नारायण जो खुद को एक वन मैन आर्मी समझते थे, उन्हें अब अनुशासन के दायरे में रहना पड़ रहा था। हैरानी की बात यह रही कि जिस नेता ने पूरी उम्र अपनी शर्तों पर राजनीति की, उन्हें केंद्र में मंत्री बनने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और वह भी उन नेताओं के नीचे काम करना पड़ा जो राजनीति में उनसे बहुत जूनियर थे। वे आज भी पार्टी में हैं, लेकिन उनकी वह पुरानी दहाड़ अब धीमी पड़ चुकी है। उन्हें अक्सर यह महसूस होता है कि अपनी स्वतंत्र पहचान खोकर वे एक बड़े तंत्र का छोटा सा हिस्सा बनकर रह गए हैं। लेकिन राणे की घुटन तो बस एक शुरुआत थी। नंबर 4 पर जो खिलाड़ी है, उसने तो अपनी चमकती हुई किस्मत को बस इसलिए दांव पर लगा दिया क्योंकि उसे अपनी पसंद की पिच नहीं मिल रही थी। नंबर 4 नवजोत सिंह सिद्धू। क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के जड़ने वाले और टीवी पर अपनी हंसी से सबको लोटपोट करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू जब राजनीति में आए तो भाजपा ने उन्हें पलकों पर बिठाया। वे पार्टी के स्टार प्रचारक थे। जहां भी उनकी सभा होती, हजारों की भीड़ उन्हें सुनने उमड़ पड़ती। भाजपा ने उन्हें अमृतसर से सांसद बनाया और उनकी आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। सिद्धू को लगने लगा कि वे पंजाब में भाजपा का भविष्य बनेंगे, लेकिन यहाँ एक पेंच फंस गया। भाजपा का पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ पुराना गठबंधन था। सिद्धू चाहते थे कि भाजपा पंजाब में अकेले लड़कर अपना वर्चस्व कायम करे, लेकिन आलाकमान इसके लिए तैयार नहीं था। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 2014 के चुनावों में उनका टिकट काटकर अरुण जेटली को दे दिया गया। सिद्धू को राज्यसभा तो भेजा गया, लेकिन उनका दिल तो पंजाब की गलियों में बसता था। उन्हें लगने लगा कि वे एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिए गए हैं, जहां बोलने की आजादी तो है लेकिन कुछ करने की ताकत नहीं। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज का हवाला देकर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। बाद में उन्होंने कई बार कहा कि भाजपा में उनका दम घुट रहा था, पर सिद्धू तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़े। नंबर 3 पर जो नेता है, उसने तो पूरे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया था। फिर भी उसे वो नहीं मिला जिसका उसने सपना देखा था। नंबर 3 स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो मजे हुए खिलाड़ी हैं जिन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। 2017 के चुनावों से पहले जब उन्होंने बसपा छोड़ी और भाजपा का दामन थामा, तो इसे उस साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना माना गया। उनके पीछे पिछड़े वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक था। भाजपा ने उनका भव्य स्वागत किया और चुनाव जीतने के बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री का महत्वपूर्ण पद भी दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा था कि अब वे सरकार के भीतर रहकर पिछड़ों और दलितों के लिए बड़े फैसले ले पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्हें सच्चाई का पता चला। यहाँ मिड पॉइंट ट्विस्ट यह था कि मंत्री होने के बावजूद फाइलों पर अंतिम मुहर उनकी बजाय नौकरशाही और मुख्यमंत्री कार्यालय की लगती थी। उन्हें लगा कि उन्हें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है,
लेकिन असली सत्ता की गलियारों में उनकी पहुंच सीमित है। 2022 के चुनावों से ठीक पहले उन्होंने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर डाल दिया। उनके शब्दों में एक कड़वाहट थी। उन्हें पछतावा था कि 5 साल तक वे उस तंत्र का हिस्सा रहे जहां उनकी बात की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन मोए की कहानी में तो फिर भी कड़वाहट थी। नंबर 2 पर जो गायक से नेता बना शख्स है, उसके लिए तो भाजपा छोड़ना एक भावुक कर देने वाला फैसला था। नंबर 2, बाबुल सुप्रियो। मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो की राजनीति में एंट्री किसी फिल्म की कहानी जैसी थी। एक विमान यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात रामदेव से हुई और वहीं से उनके भाजपा में आने का रास्ता साफ हुआ। वे पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लगातार 2 बार चुनाव जीते और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बने। भाजपा के लिए वे बंगाल का सबसे बड़ा और पढ़ा लिखा चेहरा थे। वे पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे मुखर आवाज थे। लेकिन 2021 के बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे ने सब कुछ बदल दिया। भाजपा को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और कुछ समय बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो बाबुल सुप्रियो से उनका मंत्री पद छीन लिया गया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना दुख जाहिर किया और यहाँ तक कह दिया कि वे अब राजनीति छोड़ रहे हैं और किसी और दल में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ कहानी ने करवट ली। कुछ ही दिनों बाद वे अचानक तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा में उनकी मेहनत को नजरअंदाज किया गया और उन्हें वहां एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस कराया जाने लगा था। जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना करियर दांव पर लगाया, उसी पार्टी को छोड़ते वक्त उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मगर बाबुल सुप्रियो का दुख तो फिर भी छोटा था। नंबर 1 पर जो चाणक्य बैठा है, उसने तो भाजपा को बंगाल में खड़ा किया, पर अंत में उसे अपनी ही पहचान के लिए तरसना पड़ा। नंबर 1, मुकुल रॉय। मुकुल रॉय को बंगाल की राजनीति का असली जादूगर माना जाता था। वे ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस में दूसरे सबसे ताकतवर इंसान थे। जब वे 2017 में भाजपा में शामिल हुए तो इसे ममता बनर्जी के किले में सबसे बड़ी सेंध माना गया। भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और बंगाल फतह की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी। मुकुल रॉय ने दिन रात एक करके भाजपा के लिए ऐसा संगठन खड़ा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। मुकुल रॉय भाजपा के नए चाणक्य बनकर उभरे। लेकिन असली कहानी चुनावों के बाद शुरू हुई। मुकुल रॉय को लगने लगा कि संगठन के बड़े फैसलों में अब उन्हें किनारे किया जा रहा है और नए चेहरों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। उन्हें भाजपा की सख्त अनुशासन वाली कार्यशैली और आरएसएस की विचारधारा के साथ तालमेल बिठाने में बहुत दिक्कत होने लगी। वे एक ऐसे स्वतंत्र परिंदे थे जिन्हें खुले आसमान में उड़ने की आदत थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था। पछतावा इतना बढ़ गया कि 2021 के विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ ही दिन बाद वे चुपचाप वापस तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने माना कि भाजपा में जाना उनकी एक बड़ी भूल थी और वहां वे कभी भी सहज नहीं हो पाए। मुकुल रॉय की यह घर वापसी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े यू टर्नों में से एक मानी जाती है।